तो फ्रेंड्स, डेट है आज 29 दिसंबर 2023। ठीक है। तो द हिंदू से कुछ न्यूज निकल कर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक भारतीय बाजारों में जो है पी नोट्स है। पी नोट्स क्या होता है? पोर्टफोलियो निवेश वगैरह, ये सब मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। ठीक है। पी नोट्स वगैरह क्या होता है, तो ये पी नोट्स में जो है बढ़ोतरी किया गया है। पी नोट्स का कुछ आई मीन कुछ अच्छाई भी है, लाभ भी है, कुछ हानि भी है। लाभ हानि क्या है वो बताएंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या न्यूज में। ठीक है। बात यह है कि नवंबर 2023 में पार्टिसिपेटरी नोट्स निवेश में वृद्धि हुई है, जो करीब 1.31 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। ठीक है। देखिए, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है पहले देख लीजिए। देखिए, पी नोट्स जो होता है, पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होता है, ये विदेशी निवेशकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला वित्तीय उपकरण है, जो बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के साथ प्रत्यक्ष पंजीकरण नहीं होता है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि पी नोट्स जो है, क्या यह सेबी के साथ प्रत्यक्ष पंजीकरण होता है? तो ये नहीं होता है। जिस तरह से एफडीआई होता है ना, एफडीआई अपना जो एफडीआई होता है, फॉरेन एफडीआई क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता है, एफडीआई वगैरह, ये जो है ये सेबी के साथ प्रत्यक्ष पंजीकरण होता है। लेकिन एफपीआई होता है ना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ना, ये सब जो होता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो होता है, ये सेबी के साथ डायरेक्ट पंजीकरण नहीं होता है। क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है। अभी बताने वाले हैं क्वेश्चन कहाँ से। अभी अभी लास्ट में जो है एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। बताने वाले हैं। तो ये हो गया, यानी कि पी नोट जो है, ये भारतीय प्रतिभूति यानी कि सेबी के साथ प्रत्यक्ष पंजीकरण नहीं होता है, पहली बात है। दूसरा क्या है देख लीजिए, वे पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेश यानी कि एफआईआई क्या होता है ये भी अभी बताने वाले हैं, अथवा उनके उप खातों द्वारा अंतर्निहित भारतीय प्रतिभूतियों के तहत जारी किए जाते हैं। ये जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी संस्थागत निवेश हो गया, उनके साथ ही ये जुड़ जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है ना, विदेशी इकाई केवल एक कंपनी की स्टॉक या बॉन्ड खरीदती है। इसमें निवेशक जो होता है, जैसे कि एफडीआई जो होता है, एफडीआई में क्या होता है ना कि मान लीजिए जैसे कि कोई भारतीय कंपनी है, भारतीय कंपनी में एफडीआई क्या करता है कि उसमें उसका उत्पादन हो गया, उसका वितरण हो गया, और अन्य जो गतिविधियां हैं, इस पर वो नियंत्रण पाने का प्रयास करता है। इसमें उसका स्वामित्व होता है। लेकिन एफपीआई जो होता है, यानी कि पोर्टफोलियो निवेश का जो बात कर रहे हैं, इसमें व्यवसाय पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है ये बता रहे हैं अभी हम क्या होता है कि एफडीआई में कंपनी का जो शेयर वगैरह हो गया है, उसका अन्य गतिविधियां हो गया, उस पर नियंत्रण होता है। लेकिन एफपीआई में कोई नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि देख लीजिए क्या होता है ना कि एफडीआई जो होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये क्या होता है, इसमें 10% से अधिक, मान लीजिए कि कोई कंपनी में मैंने कोई मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है, वो भारत आता है, भारत में आके वो 10% से ज़्यादा, 10% या 10% से ज़्यादा अगर वो पूंजी लगाता है, तो वो एफडीआई में आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आकर 5%, 6% यूज करता है, 5% या 6% अगर लगाता है, तो फिर वो एफपीआई में आता है। याद रखिएगा। देखिए, ये बहुत ही सिंपल टर्म में हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल टर्म में। एफडीआई क्या होता है, 10% से ज़्यादा आप निवेश कीजिएगा। मान लीजिए आप भारतीय हैं, आप अगर अमेरिका का कोई कंपनी में जाकर 10% से ज़्यादा निवेश कीजिएगा, मान लीजिए कोई अमेरिका का कंपनी है, वो भारत में आकर किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा निवेश करता है, 10% या उससे ज़्यादा, तो वो एफडीआई में आता है। 10% से अगर कोई कम होता है तो वो एफपीआई में आता है। ठीक है। सॉरी। इसीलिए उसको जो है एसबीआई रेगुलेट नहीं करता है, याद रखिएगा। ठीक है। एफपीआई में कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है। क्या होता है ना कि इसमें पहचान को छुपाकर निवेश किया जाता है, पहचान को छुपाकर निवेश किया जाता है, क्योंकि ये कालाधन को बढ़ावा देता है। भारत में प्रतिबंधित है, इसके बावजूद ये बढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना, कालाधन को बढ़ाता है, यही इसका नेगेटिव है। ये कालाधन को बढ़ाता है। क्यों कालाधन को बढ़ाता है भाई? अब मान लीजिए कि सेबी उसको रेगुलेट नहीं कर रहा है, कोई कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा है, ना आपका आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, ना सेबी रेगुलेट कर रहा है, तो फिर वो कालाधन को बढ़ावा देगा ना, सीधी बात है। दूसरी बात क्या है, इसमें जो है जैसे एफडीआई जो होता है, एफडीआई का 10% से ज़्यादा रहता है, तो वो रेगुलेट हो जाता है, उसके बारे में सब कुछ लिखा रहता है, आई मीन उसका जो फॉर्म वगैरह रहता है सब कुछ लिखा रहता है। लेकिन एफपीआई में ऐसा कोई रेगुलेट नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। इस कारण से क्या होता है, पहचान, ये जो एफपीआई में जो आई मीन इन्वेस्ट करता है, वो अपना पहचान को छुपाता है, और वो किसी और के माध्यम से इन्वेस्ट करता है। समझ में आ रहा है? ये हो गया। दोहरा नोट्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, जहाँ एफडीआई में फॉर्म के उत्पादन, वितरण और अन्य गतिविधियों पर नियंत्रण पाने और संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, अवसर मिलता है। वहीं एफपीआई यानी पोर्टफोलियो निवेश में निवेशकों को व्यवसाय पर नियंत्रण का अधिकार नहीं होता है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ वही बताने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में समाविष्ट होगा, कौन सा होगा देख लीजिए। पहले बात हम लास्ट से चलते हैं 4 नंबर से, ठीक है। देखिए पोर्टफोलियो इन्वेस्ट को क्या कहते हैं, एफपीआई कहते हैं। अभी हम क्या बताएं भाई साहब कि एफपीआई में 10% से कम का बात होता है। जब ये 10% से कम का बात होगा भाई साहब, तो क्या ये एफडीआई का पार्ट है, क्या बताएं कि विदेशी, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन कौन सा भाग इसमें एफडीआई का पार्ट है। तो जब पोर्टफोलियो निवेश 10% से कम को देखता है, और पोर्टफोलियो निवेश को जब एसबीआई रेगुलेट नहीं करता है, सॉरी सेबी रेगुलेट नहीं करता है, तो ये कहाँ से हो जाएगा, तो यानी कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया ना। अब देखते हैं हम लोग, देखिए अब या तो ये सही होगा, ये भी सही होगा, 1 और 3 तो सही होगा। 2 नंबर देखते हैं हम लोग, भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी, देखिए इक्विटी का जो बात आ गया ना, विदेशी इक्विटी, बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी, ये भी आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का हिस्सा है। और इसके बाद देख लीजिए 1 नंबर देख लेते हैं, भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां हैं और उनका जो सहायक कंपनियां, देखिए सहायक कंपनियों के बारे में ये नहीं कहा गया है कि वो 10% से कम लगा रहा है या फिर कितना लगा रहा है। जब ये नॉर्मल से लिखा हुआ है कि विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां हैं, तो विदेशी कंपनियों की जब सहायक कंपनियां हैं तो वो 10% से ज़्यादा ही लेकर आएगी कंपनी, ठीक है। धारण विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां, ये भी एफडीआई का पार्ट होगी। एफपीआई जो है इसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें इरेज करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। एक सेकंड मुझे एक समय दीजिए प्लीज। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो तो पोर्टफोलियो निवेश जो है ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 1 2 3 यानी कि डी नंबर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया ना। देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10% से ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि एफपीआई को एसबीआई रेगुलेट नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस यहाँ तक हो गया, काम खत्म। फिर देखिए क्या ये नेक्स्ट न्यूज निकल के आता है कि मनरेगा जो है इसमें महिलाओं की भागीदारी का रुझान, यानी कि ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। अच्छा मनरेगा कहाँ के लिए है, गाँव गाँव के लिए है, शहर के लिए? आपको गाँव के लिए, गाँव की महिलाओं के लिए, गाँव के पुरुषों के लिए, ऐसा कुछ है ना, 100 दिन का रोजगार वगैरह दिया जाएगा, ऐसा कुछ है ना। तो ये क्या है ना, पिछले दशक में महिलाओं की भागीदारी में क्रमिक वृद्धि हुई है, जिसका प्रतिशत 21-22 में 19 कोविड-19 का प्रकोप के दौरान जो इतना परसेंट था, इससे बढ़कर 59.25% हो गया। यानी कि क्वेश्चन ये रहेगा कि महिलाओं की भागीदारी जो है घट रही है, घट रही है आई मीन किसमें, मनरेगा में? तो नहीं भाई साहब, बढ़ रहा है। 60% हो गया, देख लीजिए ना, 59.25% हो गया है, तो ये तो बढ़ रहा है ना। तो फिर ये क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि साउथ वर्सेस नॉर्थ, सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं मनरेगा में किस में है, कहाँ है? साउथ में है, याद रखिएगा, साउथ में है, ठीक है। अभी बता रहे हैं इसका बारे में, ठीक है। तो कहाँ है, साउथ में है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा जैसे दक्षिणी राज्यों में महिलाओं की भागीदारी की दर उल्लेखनीय रूप से उच्च है। कितना परसेंट, देख लीजिए 70% है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड, बिहार में मात्र 40% है। पता है क्यों है? महिलाओं को पहली बात है घर से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता है उनको, आई मीन उसको एक एक मतलब जो हीन भावना है ना कि महिलाएं क्यों काम करेगी, ऐसा कुछ है, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक कुछ कुछ कारण है ऐसा, ठीक ना। इस कारण से ऐसा है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, ग्रामीण महिलाओं में 17-18 में जहाँ 18.2% था, 2022-23 में 30.55% हो गया, देख लीजिए बढ़ गया है ग्रामीण महिलाओं में। साथ ही इसी अवधि के दौरान महिला बेरोजगारी जहां 3.8% था, आज वो मात्र 1.8% रह गया है। इंपॉर्टेंट है ना। यानी कि प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये आएगा कि उत्तरी भारत में दक्षिण भारत के मुकाबले मनरेगा में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, नहीं, दक्षिण भारत में ज़्यादा है। और अगर आई मीन क्या कहते हैं उसको, मेंस में अगर आएगा तो मेंस में आप लोग अगर ऐसा लिख कर आते हैं ना, 2-4 वर्ड, 2-4 नंबर पक्का 100% नहीं कि 2 नंबर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग कुछ अब वर्ड के साथ खेलेंगे, ठीक है ना, क्या क्या वर्ड है इंपॉर्टेंट है। पेंटू या टैगोरी, पेंटू या टैगोरी क्या है? एक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्हीं के नाम पर एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम क्या कर दिया गया है, पेंटू या टैगोरी सॉरी
अच्छा, जाक्सा क्या है पता है? जैसे कि अपना नासा है ना, भारत का इसरो है ना, इसरो, उस प्रकार से जापान का क्या है, जाक्सा है। जाक्सा का स्लिम चंद्रयान मिशन, ठीक है। अच्छा, आर्टेमिस नाम का एक मिशन था, आर्टेमिस, आप लोग को पता होगा आर्टेमिस के बारे में। आर्टेमिस, TIMIS, आर्टेमिस, ठीक है। आर्टेमिस किसका है पता है? नेट पे सर्च कीजिए ना, गूगल में पता चल जाएगा अच्छी तरह से। देखिए क्या है ना, जब तक आप लोग सर्च नहीं कीजिएगा तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो जाक्सा कहाँ का है? जापान का है। और जापान का ही चंद्र मिशन का नाम क्या है? स्लिम, यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, इन्वेस्टिगेटेड गेटिंग मून, ठीक है, जक्सा का है। फिर देखिए, ओपेक कंट्री के बारे में सुने हैं आप लोग? एक अंगोला नामक नामक एक कंट्री है, अंगोला, ANGOLA, अंगोला। अंगोला कंट्री है ना, अभी अभी जस्ट ओपेक कंट्री से बाहर निकल गया। और इसको निकलने के बाद ओपेक कंट्री में मात्र 12 कंट्री बच गया है, मात्र 12 कंट्री बच गया है ओपेक कंट्री में। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन सब में आप एग्जाम में आप देखते होंगे ना कि G20 में कौन कौन सा देश है भाई साहब बताइए। फिर आपका एशियन आसियान कंट्री, आसियान कंट्री में कौन कौन सा देश बताइए। यूपीएससी का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी आ चुका है, बीपीएससी में भी, बीपीएससी में मुझे नहीं लगता आया हुआ है, ठीक है। पर देख लीजिए एक बार फिर से ना। देखिए, अफ्रीका के दो सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक अंगोला ने घोषणा किया है कि वो उत्पादन कोटा पर विवाद के कारण तेल उत्पादकों के संगठन यानी ओपेक से वह अलग हो रहा है। ओपेक से जैसे ही वो अलग हो जाएगा, अब बच जाएगा मात्र 12 कंट्री, याद रखिएगा, ठीक है। अभी कितना है? 13 है, लेकिन जैसे बाहर हो जाएगा 12 बच जाएगा, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में, यानी ऑस्ट्रिया में है। एक स्थायी अंतर संगठन सरकारी है, सॉरी अंतर सरकारी संगठन है, जिसे 1960 में बगदाद सम्मेलन यानी 1960 में कौन कौन सा कंट्री मिलकर ओपेक बनाया था? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। अभी कौन कौन सा कंट्री है? तो देखिए, अल्जीरिया है, UAE है, लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई, इसको ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अल्जीरिया है, UAE है, वेनेजुएला है, सऊदी अरब है, कॉन्गो है, लीबिया, नाइजीरिया, कुवैत, ईरान, इराक, गैबोन और इक्वेटोरियल गिना ग्वेना, ठीक है। तो इतना ही न्यूज बन के आया था, हालांकि बहुत सारा न्यूज था द हिंदू में, लेकिन एक्चुअली में क्या है ना कि जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पड़ेगा ना, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट वही पड़ेगा ना। अब मोदी जी निकले हुए हैं, अब अपने क्या कहते हैं विदेश मंत्री गए हुए हैं आपके रसिया वगैरह, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, आ सकता है मे बी कि हाल ही में विदेश मंत्री जो है जयशंकर प्रसाद जी, जो है जयशंकर, हाँ, वो कहाँ किस देश की यात्रा में निकले हुए हैं? तो रसिया की यात्रा में निकले हुए हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या है ना कि पुतिन जी जो है ना, पुतिन राष्ट्रपति जो है रसिया के, वो कम से कम प्रधानमंत्री जैसे लोगों से वो भेंट करते हैं, लेकिन पहली बार इंडिया इंडिया इतना पावरफुल कंट्री हो चुका है, आई मीन विश्व में, कि वो जो है अपने जो विदेश मंत्री वगैरह हैं इनसे वो भेंट करने लग गया, ठीक है। तो इंडिया का पहुंच देख लीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद।